हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक वीडियो बनाया है जो कि सेकेंड ग्रेड या द्वितीय श्रेणी शिक्षक पाठ्यक्रम या सिलेबस से संबंधित है। इस वीडियो में आपके लिए परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है, प्रथम प्रश्न पत्र और अपना जो द्वितीय प्रश्न पत्र। परीक्षा में सेकंड ग्रेड में दो प्रश्न पत्र होते हैं, आपको भी पता है। एक जीके का पेपर होता है और एक होता है अपने सब्जेक्ट का पेपर। उसकी बात करेंगे विस्तार से, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि डेट भी इसकी आ चुकी है दोस्तों कि अपना जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है वो सितंबर महीने में होने वाला है, सितंबर 2025 में होने वाला है। तो एक एक बिंदु की बात करेंगे। क्लास ये वीडियो अंत तक देखें आप सभी, और इसको शेयर भी कर देना और क्लास को, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूं कि इस प्रश्न पत्र में क्या होंगे। जो ये परीक्षा होगी वो बहुविकल्पीय आधार पर होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी। और इसमें अपने प्रश्न पत्र प्रथम होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और कुल 2 अंकों का होगा। और इस प्रश्न पत्र की अवधि है वो अपने दोस्तों 2 घंटे की रहने वाली है। और गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। ये परीक्षा में होता ही है, आपको पता है, ये नॉर्मल जानकारी थी। उसके बाद बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले अपना भाग आता है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, एक तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान दे रखा है। यानी इसमें क्या क्या पूछेंगे आपको। एक तो राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु हो गया, अपुआ तंत्र हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, साक्षरता दर और लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग, प्रमुख पर्यटन स्थल रहने वाले। ये आपके दोस्तों ये जियोग्राफी से संबंधित फैक्ट हैं जो कि आपके राजस्थान जियोग्राफी से पूछे जाएंगे। राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान इकोनॉमी की पॉइंट होंगे। फिर इसका बिंदु देखते हैं अपने राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं। तो इसमें कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है, इससे बाहर नहीं जाता है बिल्कुल भी, आरपीएससी का सीधा बोला गया है। तो इसमें बोला गया अपने कालीबंगा सभ्यता, आर्ट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता, यहीं से प्रश्न आते हैं। और फिर राजस्थान का 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का इतिहास। आपको क्या क्या याद करना है उसमें। एक तो आपको गुर्जर प्रतिहार प्रमुख रूप से, अजमेर के चौहान और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। दोस्तों आपको दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको क्या पढ़ना है कि मेवाड़ के साथ संबंध है, मेवाड़ के कौन से राजा का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा है, या रणथंभौर के या जालोर के शासकों का जो भी दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध है उसके अपने को बात करनी है या उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। इसके आप अच्छे से नोट्स बनाकर या अच्छे से क्लासें देखकर या किताबों को पढ़कर भी आप इसको तैयार कर सकते हो। फिर राजपूत, राजस्थान और मुगल, यानी राजपूत काल के जो भी राजस्थान के शासक रहे और उनका मुगलों के साथ संबंध किसका है, वो भी आपको सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन और बीकानेर के राय सिंह का संबंध देखना है। देखो कितना अच्छा सिलेबस दे रखा है। यानी एक एक बिंदु की बात करते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अपने क्या करते हैं, सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हम सीधे पढ़ते जाते हैं। लेकिन अपनी परीक्षाओं में क्या होता है, ज्यादा लोड ले लेते हैं। लेकिन अपने को देख लो आप, राजस्थान और मुगल का दे रखा है ना, तो मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह और महाराणा मार चंद्रसेन के, इसका इतिहास ही पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला बिंदु आता है अपने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसमें बिंदु कौन कौन से, तो एक तो 1857 की क्रांति हो गई, राजनीतिक जन जागरण हो गया, प्रजामंडल आंदोलन है और किसान और जनजाति आंदोलन। केवल आपको 4 बिंदु पढ़ने हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, ठीक है। फिर अपने राजस्थान का एकीकरण भी दे रखा है, ये भी आपको बिंदु अलग से पढ़ने की जरूरत है, जो कि आप प्रत्येक परीक्षाओं में देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न तो आते ही है। फिर बात करते हैं अगला समाज और धर्म। समाज और धर्म से क्या क्या पॉइंट बनते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। समाज और धर्म में अपने लोक देवताएं और लोक देवियां हैं। सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में याद कर लेना, एक तो अपने लोक देवता और लोक देवियां हैं, राजस्थान के संत है, स्थापत्य है, मंदिर है, दुर्ग है और महल है, चित्रकला की विभिन्न शैलियां भी हैं, मेले और त्योहार है, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये भी आपके टॉपिक में दिए गए। लोक संस्कृति है, नृत्य है, भाषा और साहित्य। प्रमुख रूप से आप ऐसा मानिए कि कल्चर है ना राजस्थान का, ये दे रखा है, जो कि कल्चर में ये टॉपिक मैंने जो बताया आपके लिए। और दोस्तों हाँ, ये यूट्यूब चैनल अपना मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके जो सारे वीडियो होंगे मैं आपके लिए डालता रहूंगा। और
कोचिंग से संबंधित जो भी आपके लिए जो फैक्ट बनेगा या जो वीडियो बनते हैं या टॉपिक वाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो आप इसको शेयर और लाइक जरूर कर देना। फिर बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी राजस्थान की पॉलिटी भी दे रखी है। तो राजस्थान की पॉलिटी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो इसी से लगभग पूछ लेते हैं। तो एक तो राज्यपाल का पद दे रखा है और भूमिका और कार्य, प्रमुख रूप से अपना राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट राज्य परिषद है, और राज्य सचिवालय मुख्य सचिव भी इसमें दे रखा है। संगठन राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका, अब जैसे ये परीक्षा है तो अपने आरपीएससी करा रही है, तो आरपीएससी की तो भूमिका अपने को पढ़नी पड़ेगी। आरपीएससी की स्थापना कब हुई, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, या आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार है, तो ऐसे प्रश्न है ना, इससे पूछते रहते हैं। ठीक है। फिर एक तो अपना राज्य मानवाधिकार आयोग भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, पंचायती राज भी पढ़ना है, और स्थानीय स्वशासन प्रशासन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने राजस्थान में राज्य विधानसभा भी आपको देख लेनी है। ये फैक्ट है जो जो आपके दायी बिंदु है वो आपके राजनीतिक और प्रशासनिक, यानी कुल मिला के राजस्थान की पॉलिटिक्स संबंधित आपके प्रश्न है। फिर भाग 2 में आता है अपने राजस्थान समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के प्रश्न कितने आते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स के इसमें अपने 10 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कुल मिला के 20 नंबर का करंट अफेयर्स सेकंड ग्रेड के फर्स्ट एग्जाम में आता है। आप 8-9 मान के चलिए, लेकिन 10 क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है। इसमें अपने क्या दे रखा है तो दोस्तों, प्रमुख राज्य स्तर के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम है, और समसामयिक मुद्दे जैसे खेलकूद से संबंधित कोई पहलू हो गया या कोई घटनाक्रम हो गया, जैसे मान लो नवीनतम कोई आंकड़े हैं, डाटा, विधानसभा में कौन अध्यक्ष है, कौन विपक्ष अध्यक्ष है, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है ना, उससे संबंधित पूछ सकते हैं कि उपचुनाव कहाँ पे हुए, ऐसे प्रश्न है ना, ये अपने करंट अफेयर से सीधे बनते हैं। फिर भाग 3 आता है दोस्तों, तो भाग 3 में सीधा सा दे रखा है कि भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान दे रखा है। तो उसमें अपने कौन कौन से बिंदु है, एक तो अपने महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया और इनकी विशेषताएं, महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन तंत्र भी दे रखा है, पर्यावरणीय मुद्दे, रणनीतियां, वैश्वीकरण और इनके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, ये अपने अपने जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उससे संबंधित आपको पूछते हैं। हाँ दोस्तों, दोबारा बता देता हूं कि ये जो मैं आपको अभी सिलेबस का पॉइंट दिखा रहा हूं, ये अपने फर्स्ट पेपर के हैं। इसके बाद मैं आपको सेकंड पेपर का भी बता दूंगा, इसके बाद में पीडीएफ आएगी, उसके आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना, ये फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस है ये। फिर भारत है, तो भारत में क्या है, तो एक भारत में भौगोलिक विशेषताएं, मानसून प्रणाली है, अपवा तंत्र है, और प्राकृतिक वनस्पति और ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों क्या देखना है आपको, एक तो वनस्पति है, ऊर्जा स्रोत है, ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर भारतीय इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक है, भारत में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, वृद्धि एवं विकास, ये इसमें टॉपिक है। भारत का विदेशी व्यापार भी रहने वाला है, प्रवृत्ति भी है, संरचना एवं निर्देशन, यानी भारत का विदेश के साथ कैसा संबंध है, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात कितना हुआ, उनसे ज्यादा डाटा पूछ लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से सीधा आते हैं। और वृद्धि विकास सेवा क्षेत्र वाला, भारत में आपको क्या पढ़ना है, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र, तीनों जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र क्षेत्र प्रथम द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, तीनों आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन सीधे बनते हैं। फिर अगला बिंदु है अपने भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं विदेश नीति। क्या टॉपिक है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति से प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या टॉपिक इसमें भी देख लीजिए ध्यान से। एक तो अपने भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला है, 1935 के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, ये आपको पढ़ना ही है कि एक तो 1919 और 1935 का अधिनियम है, और भारतीय संविधान, संविधान निर्माण कैसे हुआ, अम्बेडकर का क्या योगदान है, उनकी क्या विशेषताएं, भारतीय संविधान की मूल अधिकार पढ़ने होते हैं, मूल कर्तव्य हो गए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, या नीति निर्देशक किस भाग में दिए गए, यानी कुल मिला के आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अम्बेडकर का योगदान और भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। फिर अगला क्या आता है, एक तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सीधे छोड़ते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से। फिर अगला टॉपिक है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल भी है। क्या है, प्रमुख राजनीतिक दल, कौन कौन से दल हैं, जैसे किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की, या उस पार्टी के कितने पद हैं, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगला है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, उसके निर्माण में नेहरू का योगदान। देखो अलग से टॉपिक दे रखा है, आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो भारत की विदेश नीति है और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान है, इसके लिए आपको दोस्तों किताब बता देता हूँ, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और आपके लिए लाभदायक भी है, और मेरे हिसाब से वो सुलभ रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। जो कक्षा 11 की और 12 की बुक आती है, जो अपने स्वर्णिम भारत वाली बुक आती है, तो वो बुक इस टॉपिकों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ज़रूरी है। आप अगर उपलब्ध होती है तो आप ले लेना, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको मैं उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दे रखा है नाम, इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में। और फिर अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, वैश्वीकरण भी दिया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियां, ये अपना भाग 3 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि भाग 3 में भारतीय संविधान आ गया, भारत की इकोनॉमी आ गई और भारत की जियोग्राफी आ गई और वर्ल्ड की जियोग्राफी आ गई, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला भाग 4 आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है तो उसको देख लीजिए एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान का एक तो अर्थ हो गया, क्षेत्र हो गया, शिक्षक के लिए इसकी कक्षा कक्ष में क्या भूमिका है, कब बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन सी मनोविज्ञान पद्धति काम में लेनी है, उसकी जो उपयोगिता है वो अपना टॉपिक है। फिर अगला है शिक्षार्थी का विकास कैसे होता है, यानी अभिवृत्ति है और विकास की अवधारणाएं, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने। अधिगम भी दे रखा है, अधिगम का अर्थ हो गया, अधिगम के प्रकार हो गए। देखो सिलेबस आपके लिए लाया हो ना, एकदम विस्तार से बनाकर लाया हूं, ऐसा नहीं सीधे टॉपिक बता दिए। अधिगम में भी देखो, अधिगम का प्रकार हो गया, अर्थ हो गया, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हो गए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, या मान लो किसी का सिद्धांत है, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं। शिक्षक के लिए इसकी क्या भूमिका है, इसका प्रयोग करना, यानी आपको हाथ से नोट्स बनाने अच्छे होने चाहिए, आपकी समझ आधारित प्रश्न आने चाहिए आपको। अधिगम का हस्तांतरण कैसे करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से होते हैं, जैसे मान लो वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, एनवायरमेंट हो गया, वो क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। और रचनात्मक अधिगम क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। तो अधिगम के ये टॉपिक हो गए। फिर अगला टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ हो गया, सिद्धांत हो गया, मूल्यांकन हो गया, समायोजन, कुसमायोजन, इसका तंत्र क्या है, व्यक्तित्व कैसे होते हैं, 16 पीएफ क्या है, इसकी व्यक्तित्व क्या है। तो इसके लिए आपको क्लासेस लेने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पीडीएफ पे उपलब्ध है, आप मुझे बोल देना। फिर अपना साइकोलॉजी में कौन सा टॉपिक है, एक बुद्धि और सृजनशीलता है, अभिप्रेरणा भी दिया हुआ है, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी अभिप्रेरणा बुद्धि का मापन है, किस प्रकार है, अर्थ है, या अधिगम में भूमिका क्या है, स्वयंगात्मक बुद्धि क्या होती है, संकल्पना, उसका अनुप्रयोग, वो भी आपको देखना है। फिर व्यक्तिक विभिन्नताएं, बालक किस प्रकार है, मंद बुद्धि वाला है, आपराधिक बालक है या विशिष्ट बालक है, कौन सी उसमें आवश्यकता है, व्यक्तिक विभिन्नताएं के अर्थ क्या होता है, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। फिर अगला आत्म संकल्पना क्या है, आत्म संकल्पना अभिवृत्तियां होगी, रुचि, आदतें, अभियोगिता, अभियोगिता क्या होती है, आदतें क्या है, हैबिट्स कौन कौन सी होती है, संकल्पना क्या है, आत्म संप्रिय, यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे पूछते हैं। सामाजिक कौशल हो गया, शिक्षा की संकल्पना हो गया, अनुप्रयोग हो गया। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर रहे हो, साथ में अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो दोस्तों था अपने फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया। अब आपको बताते हैं अपने सेकेंड ग्रेड का सिलेबस, जो कि मेन एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है 2 दिन में परीक्षा होती है और दोनों पेपर साथ साथ होते हैं, कोई आपको गैप नहीं मिलता है इसका, ठीक है। तो सेकेंड ग्रेड का जो द्वितीय पेपर होता है अपने सब्जेक्ट का, मैं आपकी इस वीडियो में हिंदी की बात नहीं करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, उसके लिए आपको अलग सब वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें दे रखा है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। प्रश्न क्या होते हैं, बहुल्य विकल्प ही आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं और 300 अंकों के होते हैं। 2.5 घंटे का समय होता है, यानी 2.30 मिनट का समय मिलता है आपको। और ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 1/3 भाग काटा जाता है। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये अपना टेलीग्राम चैनल का लोगो है, देख लेना, इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का और यूट्यूब का सेम ही लोगो है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक है इतिहास। इतिहास सब्जेक्ट रहने वाला है। इतिहास में क्या क्या पूछते हैं, इतिहास में विस्तार से बात करते हैं। एक तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, नगर नियोजन है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन है इसका, और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सामाजिक और धार्मिक जीवन ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, वैदिक सभ्यता के अंदर दोस्तों आपको वैदिक सभ्यता में एक तो धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन ही पढ़ने हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। हाँ, वैदिक सभ्यता में एक तो सामाजिक और धार्मिक जीवन पढ़ना है। फिर आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की क्या पढ़नी है आपको दोस्तों, एक तो शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म कैसे शिक्षा में उत्थान हुआ उसका, कैसे उसका पतन हुआ। जैन धर्म का भी आपको पढ़ना है, कौन थे तो इसके तीर्थंकर, कौन थे 23वें, उसके कब लागू हुआ, कौन से जन्म थे, ये आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ने, ठीक है। फिर अपना मौर्य साम्राज्य भी दे रखा है। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं आपको देखनी है। मौर्य काल की बाद की कला देखनी है आपको। गुप्त साम्राज्य की क्या राजनीतिक उपलब्धियां हैं, कला का विकास कैसे हुआ, साहित्य, विज्ञान, प्रश्न यहीं से पूछते हैं दोस्तों। इसके अलावा बाहर से टॉपिक नहीं आते हैं। आपको जो बिंदु दे रखे ना, आप उसको अगर अच्छे से तैयार करोगे तो आपके प्रश्न गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे।
और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये तो प्रमुख रूप से आप मान के चलिए हर परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, विशिष्टा देवदाद, ये आपको इसमें मिल जाएगा। फिर अगला बात करेंगे इतिहास में अपने मुगल काल। मुगल काल देख रखा है और अच्छे से दे रखा है, टॉपिक भी अच्छे खासे प्रश्न पूछते हैं। मुगल काल में देखो 1526 से लेकर अपने 1707 तक, एक तो इसकी प्रमुख प्रशासनिक विशेषताएं देखनी है आपको, और कला और वास्तुकला भी आपको देखकर जानी है, किसकी, मुगल काल की। और एक शिवाजी की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। और दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन क्या क्या होते हैं, तो इसमें देखो एक तो 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में, ठीक है। अपने फर्स्ट पेपर में राजस्थान के संदर्भ थी, लेकिन इसमें आपको भारत के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको प्रश्न पूछ देंगे, ठीक है। इसका कारण क्या था, प्रकृति कैसी थी, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई, इसमें आपको इतिहास में पूछते हैं। फिर अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रारंभिक चरण क्या था, उदारवादी और चरमपंथी। गांधी जी के जन आंदोलन, क्या आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी से संबंधित आपको प्रमुख रूप से 3 घटनाएं पढ़नी है, एक तो असहयोग आंदोलन हो गया, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन आपको प्रमुख रूप से पढ़ना है। फिर अपने भारत में 20वीं सदी में क्रांतिकारी आंदोलन कौन से हुए, जैसे अपने मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह, ये सारे आपको क्रांतिकारी विद्रोह हैं। या मान लो जो सुभाष चंद्र बोस वाले हो गए, या बाल गंगाधर तिलक है, प्रथम चरण में कौन कौन है, होम रूल लीग है, ये सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। यानी इसमें सीधा दे रखा है 20वीं सदी का जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, 19वीं में 20वीं में, प्रथम चरण में 1905 से 1914, द्वितीय चरण 1924 से 1930, और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो कि इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, और सुभाष चंद्र बोस आपको पढ़कर जाना है। फिर आधुनिक दुनिया में राजनीतिक क्रांति, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट है। एक तो अपने अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति और रूस की क्रांति, तीनों क्रांतियां पढ़ के जानी। कौन कौन सी, दोस्तों अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांति आपको पढ़नी है। ये अपना हिस्ट्री का सिलेबस था। हिस्ट्री में आपको क्या पूछते हैं वो सिलेबस बताया। बात करूंगा अगला भूगोल की, जियोग्राफी। जियोग्राफी सिलेबस में क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए, एक तो पृथ्वी की गतियां हो गई, उसके प्रभाव हो गए, और अक्षांश और देशांतर। राजस्थान राजस्थान आरपीएससी है जो, वो क्या है, जियोग्राफी से प्रश्न कौन कौन से टॉपिक ले रही है, तो एक तो देखो पृथ्वी की गतियां, उसके प्रभाव, अक्षांश, देशांतर। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप एवं महासागरों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं किसमें, वर्ल्ड जियोग्राफी में। वायुमंडल भी होगा, वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है, सूर्य ताप हो गया, बदाब पेटियां होगी, हवाएं हो गया, वर्षण हो गया, ये आपके वायुमंडल से संबंधित टॉपिक है। फिर अपने महासागरीय धाराएं, जैसे ज्वार भाटा, प्रवाल बीतियां, भारत, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, अपवा प्रणाली, कृषि के प्रकार एवं फसलें, प्रमुख फसलें पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। फिर उद्योग हो गया, जनसंख्या हो गया। इसके लिए आपको अच्छे से, जैसे मान लो महेश कुमार बनवाल की बुक हो गई, या जो अपने क्लास 9th और 10th में बुक चलती है एनसीईआरटी की जियोग्राफी की, आप अगर उससे पढ़ोगे तो आपके टॉपिक लगभग क्लियर होते हैं। और जो 11th की जो जियोग्राफी बुक है, वो उसमें आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रश्न मिल जाते हैं। और अगर आप उसको अच्छे से, क्योंकि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ता है, आपको हाथ से नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर आपको उसको बार बार रिवीजन करते हो, तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, जैसे मान के चलिए आप 5-10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर आपके गलत नहीं होते तो आप प्लस मार्क में रहते हो, ठीक है। फिर राजस्थान की ज्योग्राफी भी टॉपिक है, जैसे भौतिक विशेषता हो गई, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई, प्राकृतिक वनस्पति है, अपवाद प्रणाली है, कृषि है, खनिज है, उद्योग है, और जनसंख्या मरुस्थलीकरण। ये राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक इसमें दे रखे हैं दोस्तों। फिर से बता देता हूं, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कि जो रीट एग्जाम हुआ था, प्री एग्जाम हुआ था, उसके लिए जो भी आंसर की आई थी, सबसे पहले अपने चैनल ने जारी की थी, और अपना चैनल नंबर 1 चैनल राजस्थान का बना था, ठीक है। तो फिर बात करते हैं अगला, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक हैं। सेकेंड ग्रेड में इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, एक तो राष्ट्रीय आय आती है, उपभोग आते हैं, मुद्रास्फीति आती है, मांग और पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत, लोच, उपभोक्ता संतुलन, केंद्रीय माप के माप, प्रवृत्ति के माप, समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, बजट में घाटे की अवधारणा, मुद्रा आपूर्ति के उपाय, साख निर्माण और साख नियंत्रण के तरीके, और गरीबी हो गई, बेरोजगारी एवं मानव विकास, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी इन लाइफ इंडेक्स, समग्र विकास एवं ग्रीन अकाउंटिंग, नीति आयोग आपको दे रखा है, नीति आयोग। आपको पंचवर्षीय योजनाएं नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि सीधा सा इकोनॉमी का सिलेबस दे रखा है, सीधा सा पाठ। आपको इसके लिए बुक बता देता हूं, जैसे मान लो इसकी बुक, एक तो अपने मुकेश कुमार पांचोली की भी अच्छी बुक आती है, या अगर आप
अगर आपने गणपत सिंह राजपुरोहित सर का वीडियो देख रखा है, अगर आपने उनसे इकोनॉमिक कर रखी है, तो आपके प्रश्न कटने के चांस है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स ऐसी पढ़ाते हैं जिनसे, अगर मेरे हिसाब से उनसे बेहतर कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता। ठीक है, मेरी तरफ से मेरा अनुभव बोल रहा है, बाकी आपकी अगर इच्छा है तो आप उनसे पढ़ लेना। ठीक है, बात करते हैं अगले अपने पॉलिटिकल साइंस की। क्या है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का क्या क्या सिलेबस है देखो अपने सेकंड ग्रेड का। एक तो राजनीति विज्ञान का पारस्परिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और दृष्टिकोण है। तो राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणा भी है, जैसे राज्य क्या है, संप्रभुता क्या है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्तियां, प्राधिकरण, वैधता। ये आपके क्या है, थोड़ा अवधारणा संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जो कि आपके सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में पॉलिटिकल में दे रखा है। फिर भारतीय संविधान है, तो फर्स्ट पेपर वाला थोड़ा सेम ही देखता है, क्योंकि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व है, संविधान संशोधन है, मुख्य संशोधन हो गए, केंद्र और राज्य सरकार हो गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे इसमें प्रश्न आ जाते हैं, रिपीट होते हैं। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज, शहरी स्वशासन, यानी ये प्रश्न भी आपको इसमें टॉपिक में दे रखे हैं। और विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका प्रमुख रूप से आपको पढ़ के जानी है, अंडरलाइन कर रखा है इसमें। और भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों संबंध, नेपाल से कैसा संबंध है, लक्ष्य यानी अपने पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ये सारे संबंध आपको विदेशी नीति में पढ़ने को मिलते हैं। फिर यूएनओ दे रखा है, संगठन है, उसका प्रमुख अंग क्या क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है यूएनओ में, तो भारत के संदर्भ में आपको इसको पढ़ के जाना है। ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। अलग अलग देखो, मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, क्योंकि आपको अगर टॉपिक वाइज अलग अलग आपको बताए जाएंगे तो आपकी परीक्षा में तैयारी करने में आसानी रहेगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर दूंगा आज ही, आप बस उसको ज्वाइन कर लेना और आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। अगला सिलेबस है दोस्तों समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में एक तो समाजशास्त्र का अर्थ है, प्रकृति है, दृष्टिकोण है, मूलभूत अवधारणा है। किसकी अवधारणा याद करनी है? समाज की। सामाजिक समूह क्या है? स्तर व भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, ये आपको समाजशास्त्र में टॉपिक मिलते हैं। जाति एवं वर्ग, इसकी अर्थ क्या है, विशेषताएं, जाति एवं वर्ग में परिवर्तन, समकालीन सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, संप्रदायवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, ये आपको देखने को मिलती है समाजशास्त्र में। जातिवाद भी पढ़ना है आपको, संप्रदायवाद भी पढ़ना है, और गरीबी भी पढ़नी है, भ्रष्टाचार भी पढ़ना है, और इसके एड्स के क्या दुष्परिणाम है, एड्स के क्या कारण है, उसके आपको देखने के कारण मिलते हैं। फिर आपको अंतिम पांचवी जो यूनिट है, अवधारणाएं। अवधारणाओं में जैसे वर्ण हो गया, आश्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, विवाह हो गया और परिवार हो गया। सबसे लिमिट सबसेट है देखो, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इनसे प्रश्न भी अच्छे खासे पूछते हैं, 18-20 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में से। और आपको देख लीजिए 5 यूनिट है, अगर आप तैयारी करते हो मन लगाकर तो बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। फिर अगला अपना यूनिट है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपने 16-17 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आपके सामने 5 इकाई या 4 इकाई है मात्र। लोक प्रशासन का अर्थ हो गया, प्रकृति हो गई, क्षेत्र हो गया, विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व और विकास, ये पहला यूनिट है। दूसरी यूनिट क्या है? लोक प्रशासन के सिद्धांत, जैसे मैक्स वेबर का सिद्धांत हो गया, करिश्मा सिद्धांत हो गया, या कानूनी सिद्धांत हो गए, ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर के या लोक प्रशासन के सिद्धांत उसमें बुक में दे रखे होंगे। उसके लिए बता देता हूँ, जो इतनी कलाम की बुक आती है वो बेस्ट होती है, और इसमें नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है। ठीक है, तो आप उनको आप देख लेना है, फिर आपने जो आपको सुविधा अच्छी लगती है आप देख सकते हो लोक प्रशासन के लिए। ठीक है, और प्रशासनिक व्यवहार, जैसे निर्माण हो गया, नेतृत्व हो गया, संवाद हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, ये तीसरी यूनिट है इसकी। चौथी यूनिट प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार, ये इसका चौथा यूनिट है। पांचवा जन शिकायत निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, आरटीआई। आरटीआई आपको लोक प्रशासन में केवल 5 यूनिट पढ़नी है। 500 यूनिट को मैंने बता दिया, आपको समझा दिया। फिर अगला टॉपिक है अपने दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 18-20 क्वेश्चन आते हैं। तो पहली टॉपिक इसमें पहली कही है, वैदिक दर्शन उपनिषद दर्शन की मूल अवधारणाएं। क्या टॉपिक है? वैदिक दर्शन है, उपनिषद दर्शन है, और मूल उनकी अवधारणाएं। दूसरा है गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी जी की नैतिक अवधारणाएं। दूसरी यूनिट आपकी ये रहने वाली है। दूसरी यानी इसका भी भाग बांट देते हैं बुक वाले, तो क्या करते हैं, जैसे निष्काम कर्म गीता वाला अलग दे दिया, जैन धर्म अलग हो गया, बौद्ध धर्म अलग हो गया, और गांधी जी की जो नैतिक अवधारणाएं हैं वो अलग दे रखी है। ठीक है, फिर सुखवाद है, सुखवाद यानी सुखवाद पद्धति है, कार्टेशियन या कांट पद्धति भी आपको अलग दे रखी है। सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट दर्शन, संकल्प स्वातंत्र, दंड का सिद्धांत, ये ज्यादा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसमें केवल 5-6 इकाई हैं, लेकिन आपको सिलेबस है ना थोड़ा भागों में बांट के बता रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है।
तो दर्शन शास्त्र की आपको अगर बुक बताता हूँ तो आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है बहुत अच्छे से। अगर आपको अच्छे से 20 में से या 18 में से 18 लगभग लाने हैं ना, तो आप नाथ की बुक पढ़ लेना। और बाकी अगर आपको हो सके तो हाथ से नोट्स बना लेना। दर्शन शास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम बिंदु है और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और अच्छा सब्जेक्ट है और समझ आधारित सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसके लिए बुक मैंने आपको बता दी। बाकी आप नोट्स बनाना चाहते हो या अगर आपको नोट्स चाहिए लिखे हुए, तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से आप दर्शन शास्त्र के भी बोल सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। फिर अगला जो पार्ट रहने वाला है दोस्तों, उसमें क्या है, अपनी शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में एक तो सामाजिक विज्ञान अवधारणा हो गई, प्रकृति एवं क्षेत्र हो गया। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में सामान्य और विशेष उद्देश्य ब्लूम टेक्नोलॉजी, ये अपनी शिक्षण विधियों में। ठीक है, सह संबंध की अवधारणा, इसके अन्य स्कूल विषयों के साथ संबंधों के प्रकार, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियां, प्रयोजनात्मक समस्या समाधान, सामाजिक अनुवाचन, क्षेत्र भ्रमण, मस्तिष्क उल्लेखन, ये आपके लिए शिक्षण विधियों में टॉपिक दे रखे हैं। फिर निर्देशात्मक सहायक सामग्री, सामाजिक विज्ञान अध्यापन में सर्वीय सामग्री, यानी जो अपने लेखन कौशल होता है या भाषाई कौशल होता है, निर्देशात्मक सामग्री है, जैसे सर्वे कौशल हो गया, दर्शय कौशल हो गया, ये आपको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला बिंदु है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की गुणवत्ता और उसकी भूमिका, पाठ्यक्रम की अवधारणा सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 भी आपको पढ़ के जाना है। फिर अब की बार शायद एनईपी भी जुड़ जाएगा, एनईपी 2020 भी टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया होगा। पाठ योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना आपको पढ़ के जानी है। फिर अपना मूल्यांकन के उपकरण, तकनीक, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार, उपलब्धि मूल्यांकन एवं ब्लूप्रिंट आपको पढ़ के जाना है। ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी और सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और एक जानकारी और देना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 लेकर, कक्षा से 6 से 12 लेकर, जो भी चाहे रीट का विद्यार्थी है, चाहे सेकेंड ग्रेड का विद्यार्थी है, या कोई अगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए अच्छे खासे नोट्स के रूप में आपके लिए क्लास उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे से अपलोड कर रहा हूँ डेली सी, और आपकी लाइव क्लास भी आ रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आपके लिए सिलेबस बहुत मेरे हिसाब से आसान होगा, और अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सिलेबस को पहले समझना जरूरी होता है। अगर आपके सिलेबस निकाल लिया और अगर आप देख ही नहीं रहे हो, सीधे ही पढ़े जा रहे हो, उससे क्या होता है, थोड़ी नेगेटिविटी आती है। अगर आप सिलेबस को क्लियर करते रहते हो तो आपकी पॉजिटिव माइंड होता है और आपकी पढ़ाई में मन भी अच्छा लगता है। बुक मैंने बता दी, इसके लिए आपको सुगम की बुक है, नाथ की बुक है, या हिस्ट्री के लिए भी नाथ की बुक आती है, फर्स्ट पेपर के लिए भी नाथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी आती है। और बाकी आपको नोट्स चाहिए, अगर जैसे राजस्थान जीके हो गया, अपने दर्शन शास्त्र हो गया, या समाज शास्त्र हो गया, शिक्षण विधि हो गया, ऐसे नोट्स अपने बनाए हुए हैं टेलीग्राम के, मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ